अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर नंबर 9 है आपका रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम जो प्रोजेक्ट का जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कुछ भी रीजंस हो सकती हैं कि हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को क्यों करना चाह रहे हैं इस मौके पे। इसमें ऐसे हो सकती है एक दो रीजंस के, लाइक आपकी एक फार्म है और एक और फार्म है, वो भी वही प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। और आप दोनों यही चाह रहे हैं कि हम जो है मार्केट में पहले लॉन्च कर दें वो चीज़। तो इस मौके पे आप अपना प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है उसको कम करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अगर आपने मार्केट कैप्चर करनी है और आप चाह रहे हैं कि हम इनिशिएटर बने इस चीज़ के, ठीक है, और हमारा मार्केट जो है वो सबसे मतलब मार्केट में हमारी अप्रोच सबसे पहले हो, तो आप डेफिनेटली ये कोशिश करेंगे। तो हम उस मौके पे ये है कि अगर हमने वैसे सोचा हुआ था कि हम ये प्रोजेक्ट 6 महीने में करेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि हमारा कंपेटिटर भी आ गया और उसका जो प्लान्स है उसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये भी 6 महीने में ही कर लेगा, हो सकता है या हो सकता है हमसे पहले कर ले, तो वहाँ पे अपने आपको ज़रा पुश करते हैं कि नहीं, अब हमें भी जल्दी काम करना चाहिए। ठीक है। तो एक रीज़न तो ये होगी। फिर बाद दफ़ा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्यों कम की जाती है, इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप फ़र्ज़ करें कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है। और कोई ऐसी सिचुएशन हो रही होती है कि कहीं और पे भी आपको बंदे की ज़रूरत पड़ जाती होती है, बंदों की ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ जाती होती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई फ़र्ज़ करें कि एक आप हैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में, आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि जस्ट इन केस आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आप एक जो जगह पे अपना काम कर रहे थे, अब आपने देखा है कि एक और बंदे ने आपको कहा कि हमें भी अपना प्रोजेक्ट पे आप लोग जो है थोड़ा टाइम दें, अगर देंगे तो हम आपको अच्छा इंसेंटिव दे सकते हैं, या कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आप ऐसा करते होते हैं कि आप अपने ना जो अभी का जो जितना भी आपकी जो फोर्स है ना, जितने भी पर्सन है ना, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का आप मतलब प्रेशर आ रहा होता है, बर्डन आ रहा होता है कि हमें कुछ अरसे में करना है। वो किसी इंसेंटिव की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि कोई भी एक रीज़न हो सकती है। तो उस मौके पे भी आप अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश करते होते हैं। ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि कोई बंदा आपको बहुत ज़्यादा पुश करना शुरू कर देता है एकदम से, दूसरी पार्टी का, कि वो कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरा काम बस फ़ौरन करें 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 करें, और आप फिर तंग हो जाते हैं और आप कहते हैं अच्छा चलो फिर हम उसका प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आप अपने जो करंट प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा वो स्पीड कर लेते होते हैं ताकि हम दूसरे वाले के प्रोजेक्ट पे जंप कर सकें। ठीक हो गया। फिर हो सकता है कि जैसे मैंने हाँ अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी है कि आपको हो सकता है कि कोई इंसेंटिव मिल रहा हो। ठीक है। आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको अगर आप ना जल्दी करें ना, तो आपको वो बंदा कह देता होता है कि अगर आप मेरा ये काम अगर 10 दिनों में कर दोगे ना, है ये 12 दिन का काम, लेकिन अगर 10 दिनों में करोगे तो मैं आपको ना सैलरी तो 12 दिन की ही दूंगा, प्लस मैं आपको बोनस भी दे दूंगा। ठीक है। तो आप तब भी अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को जो है ना वो कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंसेंटिव्स के पीछे। और बाज़ दफ़ा होता है कि आप इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को नॉर्मली लेके चल रहे होते हैं, टाइमलाइन को फॉलो कर रहे होते हैं, बट एकदम से कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको जो है पता चलता है कि कुछ महीनों बाद वो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आपको ये काम थोड़ा सा पहले करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो अगर जैसे, खैर एग्जांपल बहुत ज़्यादा तो नहीं रिलेट कर रही, बट जैसे हमारा आजकल कोरोना की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा अर्ली ख़त्म वो अर्ली सेमेस्टर से छुट्टियां दे दी हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि हम कहते हैं कि फ्रॉम अप्रैल आपकी छुट्टियां किसी वजह से स्टार्ट हो रही हैं, सॉरी फ्रॉम मई, तो हम ऐसे मौके पे क्या करेंगे कि हम अप्रैल में एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे। ठीक हो गया। जैसे अभी बल्कि हाँ आपकी अभी करंटली तीन तीन क्लासेस हम आपकी ले रहे हैं एक वीक में। ठीक है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी से आपका ये प्रोजेक्ट को ख़त्म करें, इस डिग्री के इस प्रोग्राम को, इस सेमेस्टर में आपके इस कोर्स को। तो इसको आप इस सेंस में ले सकते हैं। हाँ ये एग्जांपल आपकी इसमें फिट हो सकती है कि आपने ड्यूरेशन को कम करने के लिए, जो आपने वैसे में हमें जून तक शायद ये सेमेस्टर जाता है, तो उन लोगों ने ये किया कि 3 क्लासेस लगा दी हैं इसी तरह से कि ताकि जो है वो ड्यूरेशन जो है इसकी कम हो जाए। ठीक हो गया। तो ये कुछ यूजली रीजंस होती हैं जो बेसिकली हम प्रोजेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, उसका ड्यूरेशन को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
फिर इसके बाद आपकी जिस चीज़ को बुक में डिस्कस किया गया है वो किया गया है कि हमारे पास क्या वो रास्ते हैं, क्या वो ऑप्शंस हैं, क्या वो वेज हैं कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है ना उसको ज़रा तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्या बात हो सकती है, क्या काम हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स हैं बेसिकली। तो पहली टाइप को हम डिस्कस करते हैं कि जब आपके रिसोर्सेज जो है ना, आपने शायद पिछले चैप्टर में आपको याद होगा कि कंस्ट्रेंट का एक जो वर्ड पढ़ा था, तो जब आपके पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट नहीं होते, ठीक है, आप बाउंड नहीं होते रिसोर्सेज पे, ठीक है, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, आपको फंसाया हुआ नहीं है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, एक टाइम बाउंड बताया था मैंने आपको कि एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है और एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है। ठीक हो गया। अब इसमें ये है आपके पास ऑप्शन कि देखें, या तो आप ऐसा करें कि जी अपने उसमें रिसोर्सेज वगैरह ऐड कर लें। अब वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स की हो सकती हैं या किसी भी चीज़ में हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने जो है वर्क फोर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। आप इस तरह से चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो स्पीड अप हो जाती है। ठीक हो गया। फिर इसमें ये हो सकता है कि आपके जो कोई ऐसा काम है ना, वो आप समझ लें कि आप आउटसोर्स कर दें कोई एक काम। जैसे कि मैं फ़र्ज़ करें कि मैं पीएसएल को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने फ़र्ज़ करें कि सारी जो काम है वो खुद ही मैं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब मुझे थोड़ा जल्दी करना है, मेरे पास लोग उतने ही हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं उनमें से एक प्रोजेक्ट जो है, मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट, उसमें से किसी एक चीज़ को आउटसोर्स कर देता हूँ। वो मैं कौन सी चीज़ को आगे करता हूँ, लाइक मैंने देखा कि मैं जैसे इलेक्ट्रिक का काम है समझें, ठीक है, जो जितनी लाइट्स वगैरह फर्ज करें जो लगानी है, ठीक है, वो मैं ऐसा करता हूँ कि वो मैं अपनी टीम वालों से नहीं करवाता। वो मैं कहता हूँ कि ऐसा करता हूँ मैं कि मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूँ किसी एक और पार्टी को। ठीक है, मैं अपने जितने मेरी जो वो है फोर्स मैं उसको सारों को ये करता हूँ कि मैं उस वर्क फोर्स को यूटिलाइज करता हूँ बाकी कामों में, और एक ये वाला प्रोजेक्ट किसी और को दे देता हूँ। ठीक है, ताकि वो अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करता रहूँ, ताकि इस तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा कम कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें बुक में आपकी दी है कि तो ओवर टाइम स्केजलिंग। ओवर टाइम आप जो आपको पता ही होगा कि ओवर टाइम में क्या होता है। आप जो 6 घंटे की शिफ्ट लगा रहे होते हैं वो 8 घंटे पे शिफ्ट कर देते होते हैं। इस तरह से आप कर लेते होते हैं। ठीक है, फिर एक और आपकी ऑप्शन ये होती है कि आप डू इट ट्वाइस। ठीक है, इसमें एक ये चीज़ होती है कि आप जो है ना, अभी जो है वो थोड़ी सी एक ओपनिंग सेरेमनी के लिए समझ लें, या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तौर पे क्या करते हैं कि आप थोड़ी सी एक चीज़ बना लेते होते हैं, उसके बाद फिर आप उसको डेमोलिश कर देते होते हैं, या कुछ इस तरह से कर लेते होते हैं कि आप उसके बाद वही काम फिर दोबारा करते हैं। आपको शायद पता होगा हमारे वहाँ कैंट में ही यहाँ पे एक वो मॉल ऑफ वाह है। अगर आप इस तरफ से जाए ना, फ्रॉम वाह मॉडल टाउन टूवर्ड्स यूनिवर्सिटी टेक्सला की साइड पे जाए, यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बीच में आता है वो। ठीक हो गया। तो न्यू सिटी के कहीं पहले पहले आता है ये। आपको शायद जिसने देखा होगा उसको आइडिया होगा, वहां पे उन लोगों ने पहले एक ऑफिस बनाया था बड़ा सा। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी वगैरह करा दी। अब क्या कर रहे हैं कि उसको वो तोड़ चुके हैं और अब वो बड़ी बिल्डिंग पीछे बना रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली दो दफा काम कर रहे हैं इसी चीज़ पे, कि शुरू में जिन्होंने प्रेजेंट कर दिया इस तरह से कि हमें जो अपना काम करना था वो हम कर चुके। ठीक है, अब हम उसको आगे इस तरह से लेकर चलें। इसमें नुकसान आपको पता ही है कि अगर हम दो दफ़ा काम करेंगे तो इसमें यह है कि हमारी कॉस्ट वगैरह जो है वो बड़ी तगड़ी किस्म की पड़ेगी हमें। ठीक हो गया, क्योंकि हम पहले बनाए और फिर हम उसको तोड़ें, उसकी अलग कॉस्ट बनेगी, फिर हम दोबारा बनाए उसकी एक अलग कॉस्ट होगी। और एक है कि इस्टेब्लिश अ कोर प्रोजेक्ट टीम। इसमें ये है कि आप जो है बेसिकली कोई एक स्पेशलाइज टीम को ही यूटिलाइज करते हैं उसके किसी एक काम के लिए। जैसे आपने बहुत पहले आपको मैंने कोई चैप्टर भी पढ़ाया था, आपकी बुक में भी मेंशन है इस चीज़ का है कि हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था वो कौन कौन सी वो हो सकती हैं, टीम्स हो सकती हैं, हायरार्की वगैरह, शायद आपको थोड़ा सा याद हो। तो उसमें हमने कहा था कि जी एक वो है कि हम डेडिकेटेड टीम ही उठाएं इसी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, हम जो है उसमें सारे स्पेशलाइज बंदे, स्पेशलाइज टीम जो है उसको वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स करें।
ठीक हो गया। तो अगर बिल्कुल कहते हैं ना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर आएगा ना, तो जाहिर बात है उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा होगा, और उसका जो स्किल होंगी वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, तो उस तरह से वो काम का टाइम भी हो सकता है कि कम ले। ठीक है, डेफिनेटली कम लेगा थोड़ा सा। एक जो बंदे की जो एक सही प्रोफेशनल होगा और एक एमेच्योर होगा, तो दोनों में जाहिर बात है कि काम का थोड़ा सा फर्क तो होगा। तो इस सेंस में अगर आप देखें, तो आप एक इस सेंस में भी इसको ले सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट टीम एक डेडिकेटेड उठाएं इस काम के लिए, तो आपका वो प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपकी जो डिस्कस की गई है, उसको उसमें बताया गया है कि आप जो आपके पास जब रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, जब आपके पास बाउंड है आप रिसोर्सेज के हिसाब से, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आपको एक ऑप्शन दी हुई है कि जी फास्ट ट्रैकिंग कर दें। फास्ट ट्रैकिंग में क्या होती है, आपको याद होगा कि जब वो मैं आपको कह नहीं रहता कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में आपके दो क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। ठीक है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम सारी एक्टिविटीज जब इकट्ठी चलाते हैं, तो आपको एग्जांपल याद होगा कि आपके एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि एक ऊपर की तरफ से एक प्रोजेक्ट की लाइन जा रही है, एक नीचे की तरफ से प्रोजेक्ट की लाइन जा रही है। ठीक है, तो अब उसमें हो ये रहा है कि हमने पैरेलल प्रोजेक्ट्स चला दिए हैं। ठीक हो गया। अब जब हमने पैरेलल चला दिया, और हम यूजली ये वैसे भी हर प्रोजेक्ट में करते ही करते होते हैं, तो होता ये है कि हम लोगों ने दो तीन ऐसे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे स्टार्ट कर दिए कि एक बंदा एक काम पहले शुरू कर दे, जो मतलब एक टीम अगर थोड़ी सी फ्री है, तो हम उसके पैरेलल और काम लेना स्टार्ट कर देते हैं पहले ही, ताकि ये है कि हमारा थोड़ा सा काम ये जल्दी हो जाए। ठीक हो गया। फिर आपकी एक और जो चीज़ डिस्कस की गई है, वो की गई है कि हम प्रोजेक्ट के स्कोप को ही कम कर दें। ठीक हो गया। ये थोड़ी सी मुझे आपकी बुक की बात है, लेकिन हम यूजली प्रोजेक्ट स्कोप कहना आसान है, बट हम यूजली करते नहीं होते इस तरह से कि अगर हमने कहा हुआ है, लेकिन मजबूरी हो या कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो फिर जाहिर बात है बाद दफ़ा करना पड़ जाता है। लाइक आपका प्रोजेक्ट, आपकी ये सेमेस्टर का एक तरीके से स्कोप ही है ना कि आप जो है वो आपने सेकंड सेशनल देना है, फिर फाइनल देना है, आपके इतने क्विज़ होंगे, इतने असाइनमेंट्स होंगे, इस तरह से सारी चीज़ें, ये आपका सारे ऑब्जेक्टिव्स बता दिए गए थे, ये सारा आपका स्कोप था। ठीक हो गया। अब लेकिन ये कि सिचुएशन ऐसी है कि हमें थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप भी करना है और सारी काम है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी फर्स्ट करने कह देती है कि सिर्फ दो क्विज़ेज ले लें, ठीक है, दो असाइनमेंट्स ले लें, और सेकंड सेशन हम स्किप कर देते हैं, यह मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कुछ वो उनका इरादा है कि नहीं, बट अगर वो इस तरह से कह देते होते हैं, तो उसमें ये होगा कि फिर हमारा जो है वो ड्यूरेशन भी कम हो जाती होती है। ठीक है, इस सेंस में। और एक ऑप्शन इन्होंने दी हुई है जी, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। कि आप जो है वो जो आपकी क्वालिटी है वो उसको आप जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। ठीक है, काम की क्वालिटी को आप वैसे रिड्यूस कर दें, तो जाहिर बात है आपका काम जो है वो वैसे ही जल्दी हो ही जाता है। फिनिशिंग ना हो किसी काम में, तो वो काम जो है फिर जाहिर बात है थोड़ा सा गंदा मंदा सही होता है, और उसको फिर आप जो है स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर आपकी जो हेडिंग को डिस्कस किया गया वो है प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा ग्राफ बनाने की बताई गई है कि किस तरह से आप प्लॉट करते हैं ग्राफ को। ठीक है, इसमें जो है आपका ये होता है, ये बेसिकली बताया जाता है कि आप जो प्रोजेक्ट है, अगर आप उसको एक्सेलरेट करते हैं या उसकी ड्यूरेशन को कम करते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट है, क्या हिसाब किताब है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बेसिकली एक रिपोर्ट जो आपने डेफिनेटली बनाई होती है प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, आप उससे कंपेयर करते हैं, एक नई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाते हैं जिस जो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स बता रही होती है, सेंस में कि आपने बताया था कि जी आप 100 डेज में, पहले 10 दिन में ये करेंगे, 20 पे ये, 30 पे ये, सारी आप बताते हैं, और ये कहते हैं कि इतनी कॉस्ट मेरी आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इस यहाँ तक इतनी आएगी, यहाँ तक इतनी आएगी, यहाँ तक कितनी आएगी, इस तरह से आखिरी को पहुँचते पहुँचते कितनी आएगी। फिर अगर आप जब एक्सलेट कर दिया आपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि अगर हम ये करते हैं तो फिर हमें किस तरह से फ़ायदा होगा। इसमें आप जो है प्लॉट करने वक्त दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं, दोनों कॉस्ट का। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आपकी बिल्कुल ही डायरेक्ट डायरेक्ट वाली सामने सामने नज़र आ रही होती है। ठीक है, वो समझ आ रही होती है कि क्या हो रहा है, जैसे कि आपकी लेबर जो होती है, ठीक हो गया, उसकी कॉस्ट होगी। इसमें आपका जो जितना किसी भी प्रोजेक्ट का मटेरियल है वो इसमें आ जाती है, एक आपका जो इक्विपमेंट भी है वो भी इसी में ही आ जाता होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है ना आपकी, ये आपकी बिल्कुल डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है। एक होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये है कि आपकी और चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लाइक आपके फर्ज करें कि आपने
कोई एक जगह से बार बार गुजरते हैं, ठीक है। जैसे ये टोल प्लाजा आपका आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपकी इंडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें आप फर्ज करें कि आप कोई जगह पे काम करें, उधर का जो टैक्स है, ठीक है, वो आपको इस तरह से होगा। आपकी जो इसमें किसी से कल कंसल्टेंसी ले रहे हैं, वो अपना जो चार्ज करेगा वो भी इस तरह से होगा। यूजुअली जब हम प्रोजेक्ट को एक्सलरेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, वो यूजुअली ज़्यादा कम हो रही होती है, ठीक है। यूजुअली यही होता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होता है। डायरेक्ट कॉस्ट पे हो सकता है कि हम लेबर को ज़्यादा चार्ज लेबर हमसे ज़्यादा चार्ज कर ले, या कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी अगर आप देखा जाए तो मटेरियल आपका ऑलमोस्ट उतना ही यूज़ होना है, ठीक है। इक्विपमेंट जो है वो भी तकरीबन वैसे ही है जो आप रेंट उसका दे रहे हैं, पर उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप नोट करें तो कि जब आप एक्सलेट कर रहे हैं काम, अब आप कहते हैं कि हम 6 दिन का काम जो है वो 4 दिन में करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपके हो सकता है कि जो 6 दिन का टैक्स था वो इतना था, वो 4 दिन में रिड्यूस होकर इतना हो जाएगा। आप 6 दफ़ा अपने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी चीज़ें थी वो टोल टैक्स से गुजारते थे, अब वो 4 दिन जानी है, ठीक है। वो 2 दिन नहीं जाएगी तो वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी, ठीक हो गया। फिर आपने फर्ज करें किसी से कंसल्टेंसी ली हुई है किसी एक फर्म से, और वो आपसे कहता था कि मैं पर डे इतना आपसे चार्ज करूँगा, ठीक हो गया। और आप उसके साथ जब आप बात करते हैं तो 6 दिन की बजाय वो जब 4 दिन पे आता है, तो वो भी आपकी थोड़ी बहुत रिड्यूस हो सकती है। लेकिन ये थोड़ी सी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो आप कंसल्टेंसी है वो हो सकता है कि लेबर की तरह ज़्यादा चार्ज करे। हो सकता है कि उसने कहा हुआ हो कि मैं आपको 24 घंटे की तरह ही चार्ज करूँगा, जैसे आप रेंट पे कोई चीज़ लेते हैं, गाड़ी या ले ली या कोई भी ले ली, तो वह तो आपका वही होता है ना 24 आवर्स के हिसाब से। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया हुआ है और कंसल्टेंसी जो आपने ली है वो भी डिपेंड करती है इस तरह से। अगर तो आपकी वो भी फिक्स है, ठीक है, वो भी इस तरह से है 24 घंटे के हिसाब से। तो बेसिकली ये है कि 6 दिन की बजाय 4 दिन पे हो रहा है, तो उसमें आपकी कॉस्ट वगैरह जो है वो सेव हो रही है। फिर आप क्या करते हैं कि इन दोनों कॉस्ट को पहले आप बता दें कि जी नॉर्मल के हिसाब से ये कॉस्ट बनती है ग्राफ में जो उसमें बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको ग्राफ बनवाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ में आप पहले ये बताते हैं कि ये मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, फिर आप दोनों को मर्ज करके बताते होते हैं कि दोनों का सम क्या होता है, ठीक हो गया। और फिर आपकी लास्ट हेडिंग डिस्कस हुई भी है प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। इसमें प्रैक्टिकली आप क्या कंसिडर करें, क्या हिसाब है, ठीक है। अब देखें इसमें आपकी जो बुक में एक दो हेडिंग्स जो हैं बताने वाली, उसमें है कि क्रैश टाइम्स, ठीक है। क्रैश टाइम होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को के टाइम को कितना हद तक, किसी एक एक्टिविटी को एक टाइम को किस हद तक कम कर सकते हैं, और वो लॉजिकली भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे एक देता हूँ कि जैसे मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। और उस बिल्डिंग की जो छत है ना, वो जो बनेगी, जो तैयार होगी, वो समझ लें कि 2 दिन में तैयार होती है, ठीक है। 2 दिन पे वो होती है, और उसके बाद उसको 8 दिन सूखने में लग जाते हैं, ठीक है। यानी 10 दिन में वो इस तरह से तैयार होती है, जो नॉर्मल तरीका है। अब होगा ये है कि फर्ज करें मैं ये करता हूँ कि मैं लेबर ज़्यादा ले आता हूँ, ठीक है। मैं उन लेबर्स ज़्यादा कहता हूँ कि इसको आप जो है आधे दिन में कंप्लीट करें, ठीक है। लेबर मेरी बढ़ी, मटेरियल तो खैर उतना ही लगना है, ठीक है। अब वो हुआ ये कि जो 2 दिन का काम था उन्होंने आधे दिन में कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन छत तैयार होने के बाद उसको सूखने के लिए अभी भी वही 8 डेज चाहिए ही चाहिए, ठीक हो गया। तो इसमें ये है कि रियलिस्टिक देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट आपने इससे ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करें कि जो जो चीज़ें होंगी वो किस हद तक जा सकती हैं। फिर एक और ये है कि आप किन एक्टिविटीज़ को मतलब करें, एक्सलरेट करें जिनका हमें आगे जाके भी फ़ायदा हो। लाइक अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मैंने क्लास में जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि दो एक्टिविटीज़, दो क्रिटिकल पाथ है, एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिल मिला के जो है देखें कि ऊपर वाला भी अगर क्रिटिकल पाथ है वो भी 55 डेज का है, नीचे वाला भी 55 डेज का, ये चले 60 डेज का है, कुछ इस तरह से कर लेते हैं। होता ये है कि आप 60 डेज वाले को या 55 डेज वाले को, दोनों में से किसी एक को कम कर देते हैं, ठीक है। अब होगा ये कि अगर तो आपने एक एक्टिविटी, एक क्रिटिकल पाथ को भगा के काम जो है वो जल्दी कर लिया, 10 दिन पीछे कर भी लिया, लेकिन ये है कि आगे जाके तो वो फिर बाउंड हो जाएंगे। जब वो आगे जाके फिर बाउंड हो जाएंगे, और वो इस तरह से बाउंड होते हैं
कि आपने ऊपर वाली एक्टिविटीज तो जल्दी कर करा के बैठ गए, लेकिन नीचे वाली एक्टिविटीज वो अपने हिसाब से 55 डेज पे 60 डेज पे पहुंचती है, तो आपकी ऊपर की सारी मेहनत तो ज़ाया चली गई। ठीक हो गया, सारी की सारी मेहनत का कोई ऐसा कोई फायदा भी नहीं होगा कि आपने कॉस्ट भी ऊपर दी लेबर को, या कुछ इस तरह से मटेरियल बढ़ाया, जो भी किया आपने। ठीक है, इन द एंड आपने प्रोजेक्ट तो उतने ही दिनों में अचीव किया, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं हुआ उस एक्टिविटी को उठाने का, जल्दी करने का। तो फिर आप ये भी चीज़ें देखते हैं कि जो सिलेक्ट की जाए एक्टिविटीज़ वो कौन सी हो जिसमें आपको कोई इस सेंस में फायदा हो। ठीक हो गया। और फिर आपकी लास्ट हेडिंग है जिसमें आपको डिस्कस किया गया कि व्हाट इफ कॉस्ट इज द इशू नॉट द टाइम। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, और बहुत ज़्यादा मौक़ों पे जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं या जो छोटी फर्म्स हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट ये ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि वो फंस जाते हैं कि कॉस्ट भी हो किसी तरीके से, या कॉस्ट पे हो। तो ऐसे मौके पे आप क्या करते हैं? फिर ऐसे मौक़ों पे यही होता है यूजुअली कि आप जो है ना अपने प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फिर थोड़ा कर देते होते हैं। ठीक है, आपने अगर पूरा घर रिनोवेट करना है तो फिर आप कहते हैं अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि मैं घर का बाहर का पेंट नहीं करता हूँ, सिर्फ घर के अंदर को पेंट कर लेता हूँ, या घर के अंदर को पेंट नहीं करता हूँ, हाँ बाहर को खाली पेंट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। या ये हो सकता है कि बाद दफा होता है कि प्रोजेक्ट का जो मैनेजर होता है या ओनर होता है, जो भी होता है, वो खुद ही वो काम करना शुरू कर देता होता है वो वाला। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी थी उसमें वो ये कहता है कि वो कहता है कि मैं जो अपना रूम तैयार करवा रहा हूँ, मैं ऐसा कह देता हूँ कि बाकी ऐसा करें कि आप जो है दीवारों को फर्श करें, प्लस्तर कर दें, या सारे काम कर दें, पेंट मैं खुद ही कर लूँगा। ठीक हो गया, तो मैं इस तरह से कॉस्ट को सेव कर सकता हूँ। फिर बाज़ दफ़ा होता है कि आप जो आउटसोर्स करते हैं बाज़ दफ़ा, तो फिर वो किसी ऐसे टीम को करें जो कि आपको जो इसमें बुक में आपकी दी हुई है एग्जांपल, जो कि अच्छी भी है और है भी रियलिस्टिक, कि आप बाज़ दफ़ा होती है कि आप जिनको आउटसोर्स करते हैं ना, आप उनसे कहते हैं कि यार पेंट वगैरह आप ले आओ, तो वो होल सेल से कहीं से उठा के ले आते हैं, कुछ इस तरह से कर देते होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप किसी बहुत ही स्पेशलाइज टीम को देंगे तो वो हाँ शायद थोड़ा सा महंगा पेंट ला के दे, लेकिन जब आप इस तरह से किसी बंदे से कहें जिसकी पीआर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी हो सकता है वो भी स्पेशलाइज बहुत अच्छा हो उस काम में, उस स्किल में बहुत ही अच्छा हो, लेकिन यह है कि जब उसकी पीआर ज़्यादा अच्छी होगी, हो सकता है कि वो वहाँ से मटेरियल परचेज करे जहाँ से आपको थोड़ा सा सस्ती प्राइस पे मिल जाए। ठीक है, तो आप वहाँ से चीज़ें परचेज करें तो आपके वहाँ से कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, बाकी ये है कि जब आपने वो बता ही दी है कि प्रोजेक्ट का स्कोप रिड्यूस कर लें या क्वालिटी कर लें, तो उसमें भी थोड़ी सी हो सकती है। और फिर आप ये है कि इसमें एक आखिरी हेडिंग ये दी हुई है, आखिरी हेडिंग जो यही जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका आखिरी पार्ट ये है कि आप ऐसा कर देते होते हैं कि आप सारे लोग आपस में मिल मिला के बैठ जाते होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होते हैं कि हमें किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, और फिर जो जो आइडियाज जिसके जहन में आते हैं उसको फिर उस तरह से हम कर सकते होते हैं। ठीक हो गया, इंशाल्लाह कल हम इस सबको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में। और फिर जो है कल इससे रिलेटेड चैप्टर से इंशाल्लाह बात करते हैं।